नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके के इस मैराथन कोर्स में आज हम अध्ययन करेंगे उत्तराखंड जिला सीरीज में पौड़ी जनपद के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद, और यहाँ से अक्सर एग्जाम में कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि जो गढ़वाल मंडल है उसका आज ही अंतिम जनपद है, और इसके बाद हम यहाँ पे कुमाऊं मंडल के जनपदों के बारे में अध्ययन करेंगे अगले 6 दिनों में 6 जनपद। तो बहुत जल्दी आपकी यहाँ पे उत्तराखंड जिला सीरीज भी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए कैसे रही और कैसी रही जरूर कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें, और इसके नोट्स आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सभी 13 जनपदों के डिटेल्स नोट्स। आज के टॉपिक आप एक बार देख लीजिए। पौड़ी जनपद का इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बाद इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी जनपद के प्रसिद्ध मेले, रिवर सिस्टम, कुंड, परियोजनाएं और जलप्रपात जितने भी हैं पौड़ी गढ़वाल में। उसके बाद पौड़ी में इसी प्रमुख संस्थानों के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रमुख व्यक्ति और समसामयिक घटनाएं, और अंत में चर्चा करेंगे पौड़ी जनपद के प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ये पौड़ी जनपद भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। शुरुआत करते हैं दोस्तों पौड़ी गढ़वाल के इतिहास से। अगर हम इतिहास में दृष्टि डालें पौड़ी गढ़वाल पर, तो प्रारंभ में ये क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल का जो संपूर्ण क्षेत्र है ये पंवार वंश के शासकों के अधीन हुआ करता था, और पंवार वंश में एक महान शासक हुए अजयपाल। अजयपाल से पहले जितने भी परमार वंश के शासक थे उनकी जो राजधानी थी वो कहां थी, तो वो थी चांदपुरगढ़ कहां था दोस्तों, ये था चमोली में। लेकिन परमार वंश में एक महान शासक हुए अजयपाल, इन्होंने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से पहले स्थानांतरित की देवलगढ़, और देवलगढ़ से उसे कहां स्थानांतरित किया, श्रीनगर गढ़वाल। तो श्रीनगर को परमार वंश की राजधानी परमार वंश के किस शासक ने बनाया, तो परमार वंश के शासक अजयपाल ने। उसके बाद अजयपाल से लेकर प्रद्युम्न शाह तक यानी 1804 तक परमार वंश की शासकों की राजधानी रही श्रीनगर गढ़वाल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के मध्य युद्ध होता है 1804 में खुड़बुड़ा नामक मैदान पर। इस युद्ध में प्रद्युम्न शाह पराजित हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और उसके पश्चात यहाँ पे इस क्षेत्र पर, संपूर्ण क्षेत्र पर किसका अधिकार हो जाता है, गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। यानी 1804 से लेकर 1815 तक इस क्षेत्र पर, संपूर्ण क्षेत्र पर किसने शासन किया, गोरखाओं ने शासन किया। उसके बाद 1815 में जब अंग्रेजों ने गोरखाओं को पराजित किया, और किसके कहने पर किया, सुदर्शन शाह जो कि प्रद्युम्न शाह के पुत्र थे। तो सुदर्शन शाह और अंग्रेजों के मध्य एक संधि हुई, और जो गढ़वाल का जो पश्चिमी क्षेत्र था, देहरादून, ये पौड़ी गढ़वाल का क्षेत्र, ये संपूर्ण क्षेत्र किसके अधीन आ गया था, अंग्रेजों के अधीन आ गया था, और सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत में जाना पड़ा, और वहां पे टिहरी रियासत की स्थापना करके वहां पे राजधानी बनानी पड़ी। तो टिहरी के बारे में मैं आपको इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, टिहरी का इतिहास किस प्रकार से रहा। तो यहाँ पे देखो, टिहरी में तो परमार वंश के शासकों का शासन हो गया, लेकिन यहाँ पे जो गढ़वाल क्षेत्र था, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र, ये किसके अधीन आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ गया, और अंग्रेजों ने इसे नाम दिया ब्रिटिश गढ़वाल। तो ब्रिटिश गढ़वाल का जो क्षेत्र है वो पौड़ी गढ़वाल का संपूर्ण क्षेत्र था, और इस ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय उन्होंने कहाँ बनाया, श्रीनगर को बनाया। पौड़ी गढ़वाल एक नए जनपद के रूप में गठित किया गया 1840 में। 1840 में पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन हुआ, और 1840 में ही दोस्तों जो श्रीनगर में मुख्यालय था ब्रिटिश गढ़वाल का, तो 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय भी किसे बनाया गया, तो पौड़ी गढ़वाल को बनाया गया। तो इस प्रकार से 1840 में गठन होता है पौड़ी गढ़वाल का, अंग्रेजों द्वारा पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन किया गया 1840 में। फिर 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन होता है, और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो वो भी है पौड़ी गढ़वाल। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी, और गढ़वाल मंडल का गठन हुआ 1969 में। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार स्थापना हो गई पौड़ी की 1840 में, और पौड़ी गढ़वाल का जो मुख्यालय है वो है पौड़ी गढ़वाल में ही। ये इस प्रकार से पौड़ी गढ़वाल जनपद का
इतिहास है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। यहाँ पे मैप है पौड़ी गढ़वाल का, और एक बार मैं आपको संपूर्ण मैप, जो बड़ा मैप है वो भी दिखाऊंगा, और उसमें पौड़ी गढ़वाल के विभिन्न स्थलों के बारे में, विभिन्न मंदिरों के बारे में, और जो रिवर सिस्टम है वो आपको वहां पे दिखाया जाएगा। एक बार आप यहाँ पे देख सकते हैं पौड़ी गढ़वाल में जो पूर्व में कौन कौन से जनपद हैं, तो अल्मोड़ा और नैनीताल। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये अल्मोड़ा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे चमोली, यहाँ पे है नैनीताल। कौन कौन से जनपद सीमा बनाता है पौड़ी से अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये है यहाँ पे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है पौड़ी, यहाँ पे ये सीमा बनाता है हरिद्वार से। उसके बाद इधर हो गया देहरादून, देहरादून से भी पौड़ी गढ़वाल सीमा बनाता है। और इधर हो गया टिहरी गढ़वाल, और ये हो गया दोस्तों यहाँ पे रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग यहाँ पे जो पौड़ी गढ़वाल जनपद है वो कितने जनपदों से सीमा बना रहा है। तो यहाँ पे देखो नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार 7 जनपदों से सीमा बनाता है, 7 जनपदों से सीमा। और वो कौन कौन से जनपद हैं, तो देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार। सबसे ज्यादा जनपदों से सीमा बनाने वाला जनपद है यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी जनपद जो कि उत्तराखंड के सर्वाधिक 7 जनपदों से ये सीमा बनाता है। यानी ये उत्तराखंड का ऐसा जनपद है जो कि सर्वाधिक जनपदों से सीमा बनाता है, मतलब 7 जनपदों से दोस्तों। और अन्य कोई जनपद नहीं है उत्तराखंड का जो कि 7 जनपदों से क्या करता है, सीमा साझा करता है। इसके पूर्व में अल्मोड़ा और नैनीताल है, यहाँ पे देखो अल्मोड़ा और नैनीताल। पश्चिम में हो गया हरिद्वार और देहरादून। उत्तर में है टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली, जबकि दक्षिण में है उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल इसका 5329 वर्ग किलोमीटर। और आपको ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करना है कि पौड़ी जनपद उत्तराखंड के 7 जनपदों से, यानी सर्वाधिक 7 जनपदों से सीमा बनाता है। अब अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से गुजरते हैं, NH 534 और NH 309। NH 534 जो कि मेरठ से होते हुए, बिजनौर होते हुए नजीबाबाद, कोटद्वार और पौड़ी गढ़वाल पहुंचता है। जबकि जो NH 309 है वो रामनगर, नैनीताल यानी कुमाऊं से आता है और थलीसैंण और पाबो पहुंचता है। तो एक बार इसको मैं बड़े मैप में आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये है दोस्तों यहाँ पे पौड़ी जनपद का संपूर्ण मैप, और ये मैप आपको फुल HD में मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां पर आपको ये मैप मिल जाएगा उस PDF में। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे नेशनल हाईवे की बात करेंगे, और बाकी जो भी अन्य महत्वपूर्ण स्थल या मंदिर या रिवर सिस्टम है उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो ये देखो NH 534 ये उत्तर प्रदेश के मेरठ, बिजनौर होते हुए नजीबाबाद, और ये पहुंचता है NH 534 कोटद्वार। कोटद्वार से दुगड्डा। अब देखो कई बार एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है कि NH 534 पर पौड़ी गढ़वाल के कौन कौन से शहर स्थित हैं। कोटद्वार हो गया, दुगड्डा हो गया, फिर ये 534 आगे बढ़ता है सतपुली होते हुए, और ये आपका पहुंच जाता है यहां पर इस प्रकार, ठीक है। और पौड़ी से कुछ ही आगे इस पर कौन राष्ट्रीय राजमार्ग मिल रहा है, तो NH, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग आ रहा है, कुल मिला के ये आगे बढ़ता है पौड़ी से होते हुए श्रीनगर, और श्रीनगर से होते हुए ये इस प्रकार NH किस पे मिल जाता है, 7 पे मिल जाता है। और NH 7 तो आप सभी जानते हैं वो कहां जा रहा है, चमोली जा रहा है। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग ये है 534 कोटद्वार, दुगड्डा, सतपुली होते हुए फिर पौड़ी से होते हुए श्रीनगर तक। जबकि जो दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों वो है NH 309। तो NH जो 309 है ये कहां से आ रहा है, ये आपका रामनगर, नैनीताल होते हुए, और फिर ये आता है थलीसैंण, ठीक है। और फिर ये आगे बढ़ता है, यहाँ पे देखिए थलीसैंण, चौबट्टा खाल भी इसी के निकट है। तो थलीसैंण से होते हुए आगे बढ़ता है, और ये यहाँ पे पाबो नामक स्थान से होते हुए, और फिर इस प्रकार से इस 534 पर मिल जाता है। तो 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि पौड़ी गढ़वाल से गुजरते हैं, NH
534 यह यहाँ पे, और NH 309 जो कि इस प्रकार से यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये कहाँ से आ रहे हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। कोटद्वार, दुगड्डा और सतपुली ये NH 534 पर है, जबकि जो थलीसैंण है, चौबट्टा खाल है, ये आपका NH 309 पर है। पाबो हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से भौगोलिक स्थिति है पौड़ी गढ़वाल की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पौड़ी जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। एक बार हम यहाँ पे PDF के माध्यम से चर्चा कर लेते हैं पर्यटक स्थलों के बारे में, और उसके बाद इसके मतलब मैप के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रसिद्ध स्थल है कोटद्वार। कोटद्वार जिसे गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जाता है कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो कोटद्वार को कहा जाता है। कोटद्वार में एक नदी बहती है, वो है खोह नदी। खोह नदी के निकट बसा हुआ है कोटद्वार, और इसीलिए कोटद्वार को दोस्तों खोह द्वार के नाम से भी जाना जाता है। खोह नदी का द्वार यानी खोह द्वार भी कहा जाता है कोटद्वार को। कोटद्वार के निकट मोरध्वज का किला भी है। मोरध्वज का किला ये कहाँ है, ये कोटद्वार के निकट है। अगर हम नगर पालिका की बात करें तो कोटद्वार नगर पालिका का जो गठन किया गया 1951 में कोटद्वार नगर पालिका के रूप में गठित किया गया था, जबकि 2017 में कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया। अब यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार UKPSC के माध्यम से पूछा गया है कि उत्तराखंड का 8वां नगर निगम, क्योंकि देखो उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम है, 9 नगर निगम है। इससे पहले 8 नगर निगम थे, तो अंतिम नगर निगम था उस समय कोटद्वार, लेकिन अब एक नवा नगर निगम बन चुका है श्रीनगर गढ़वाल, और ये भी कहें आपका, ये भी पौड़ी में है। तो 8वां नगर निगम है कोटद्वार और 9वां नगर निगम है श्रीनगर गढ़वाल, जबकि जो 7वां नगर निगम है वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश क्या है, 7वां नगर निगम। तो इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था UKPSC द्वारा कि उत्तराखंड का 8वां नगर निगम कौन सा है, तो वो था सही आंसर कोटद्वार। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे प्रत्येक जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उसको काफी डिटेल्स में यहाँ पे आपको कवर कराता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो 2017 में बना था कोटद्वार नगर निगम, और कोटद्वार को पहले खोह द्वार भी कहा जाता था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर हम पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में एकमात्र जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन वो कहाँ है, वो कोटद्वार में है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन। और कोटद्वार को अब किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको कण्वा नगरी के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि कोटद्वार में ही आपका क्या है, कण्वाश्रम है, तो इसलिए इसको कण्वा नगरी के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये था कोटद्वार। कोटद्वार के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसके बारे में डिटेल्स में आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे बढ़ते हैं श्रीनगर गढ़वाल की ओर। श्रीनगर से दोस्तों अक्सर एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। श्रीनगर जो कि पौड़ी जनपद का एक प्रमुख स्थल है श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर की स्थापना हुई थी 1358 में, किसके अनुसार, कनिंघम के अनुसार 1358 में श्रीनगर की स्थापना की गई थी। और श्रीनगर का जो पुराना नाम था, पुराना नाम क्या था श्रीनगर का, तो इसका नाम था श्री क्षेत्र। श्री क्षेत्र था इसका पुराना नाम, और इसकी स्थापना 1358 में की गई थी कनिंघम के अनुसार। उसके बाद 1517 के आसपास लगभग अजयपाल जो कि परमार वंश के एक महान शासक हुए, इन्होंने श्रीनगर को गढ़वाल की राजधानी बनाया, यानी परमार वंश के शासकों की राजधानी बनी श्रीनगर। और श्रीनगर को राजधानी किसने बनाया परमार वंश की, तो वो बनाया था परमार शासक अजयपाल ने। कई जो इतिहास की बुक है उसमें 1517 दिया गया है कि अजयपाल ने 1517 में श्रीनगर को राजधानी बनाया था। तो 1517 से लेकर और 1804 तक श्रीनगर गढ़वाल परमार वंश के शासकों की राजधानी रही, लेकिन 1804 के बाद 1815 तक यहाँ पे गोरखाओं ने शासन किया। अब अगर हम बात करें 1517 से लेकर 1804 तक के बीच की, जब तक श्रीनगर परमार वंश के शासकों की राजधानी रही, तो अजयपाल के बाद एक और अन्य शासक हुए काफी समय बाद, श्याम शाह। श्याम शाह ने अपने राजधानी यानी श्रीनगर गढ़वाल में शामशाही बागान का निर्माण कराया।
ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि श्रीनगर में शामशाही बागान का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था श्याम शाह ने। श्याम शाह के ही चाचा थे महिपत शाह, जो कि बाद में श्याम शाह के बाद परमार वंश के शासक बनते हैं। तो महिपत शाह ने 1625 में श्रीनगर गढ़वाल में केशवराय मठ मंदिर का निर्माण कराया था। तो केशवराय मठ कहाँ है? ये श्रीनगर में है। और इसका निर्माण किसने कराया था? महिपत शाह ने। अब यहाँ पे एक और फैक्ट आपको नोट करना है कि महिपत शाह ने जब 1625 में केशवराय मठ का निर्माण कराया था तो उस समय महिपत शाह स्वयं शासक नहीं था, बल्कि ये इसने किसके शासनकाल में कराया था? श्याम शाह के शासनकाल में। उसके कुछ समय पश्चात श्याम शाह की मृत्यु हो जाती है और पुनः यहाँ पे शासक कौन बन जाता है? यहाँ पे श्याम शाह के बाद महिपत शाह यहाँ पे शासक बन जाता है। लेकिन महिपत शाह ने केशवराय मठ का जो निर्माण कराया था वो श्याम शाह के शासनकाल में कराया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको यहाँ पे नोट करना है। उसके बाद दोस्तों 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी में पृथक गढ़वाल जनपद गठित किया गया था, जिसका मुख्यालय किसको बनाया गया था? श्रीनगर गढ़वाल को बनाया गया था। लेकिन केवल यहाँ पे एक साल बाद फिर से क्या हो जाता है? 1840 में जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसका मुख्यालय पौड़ी में स्थानांतरित किया जाता है, यानी पौड़ी गढ़वाल को ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय बनाया जाता है। जबकि 1840 में मुख्यालय किसे बनाया गया था? श्रीनगर गढ़वाल को बनाया गया था। ये मैंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी गढ़वाल में स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद यहाँ पे 1973 में यहाँ पे होती है गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना। लेकिन अब देखो ये जो गढ़वाल विश्वविद्यालय है 1989 में इस गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा जाता है? हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, HNBGU यूनिवर्सिटी। अब हेमंती नंदन बहुगुणा क्यों रखा जाता है इसका नाम? क्योंकि 1973 में जब गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो उस समय उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री थे वो थे हेमंती नंदन बहुगुणा, यानी उन्हीं की देन थी कि यहाँ पर गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1973 में। और बाद में 1989 में उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा जाता है, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। उसके बाद 2009 में यही गढ़वाल विश्वविद्यालय जिसे केंद्रीय यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था 2009 में। ठीक है, देखो 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, 1989 में इसका नाम HNBGU यानी हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया और 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। और 2009 में ही दोस्तों श्रीनगर के सुमाड़ी में NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की भी स्थापना की गई। श्रीनगर में NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? तो वो भी 2009 में ही की गई थी। उसके बाद श्रीयंत्र टापू कहाँ है? तो ये आपका श्रीनगर में स्थित है। कमलेश्वर मंदिर ये भी आपका श्रीनगर में है। और मौलाराम चित्र संग्रहालय ये भी कहाँ है? तो ये भी आपका श्रीनगर गढ़वाल में है। उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान ये भी आपका श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। और श्रीनगर गढ़वाल जो कि अब नवा नगर निगम बन चुका है तो इसको नवे नगर निगम के रूप में दर्जा कब दिया गया? तो 31 दिसंबर 2021 को, डेट इंपॉर्टेंट है आपको नोट करनी है, 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर गढ़वाल को उत्तराखंड का नवा नगर निगम बनाया गया। उत्तराखंड का जो प्रथम नगर निगम है वो है देहरादून, जबकि उत्तराखंड का जो अंतिम यानी अभी नवा नगर निगम है वो है श्रीनगर गढ़वाल, क्योंकि केवल वर्तमान में अभी 9 नगर निगम है उत्तराखंड में। आगे अगर कोई संख्या बढ़ती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये इस प्रकार से दोस्तों श्रीनगर के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है, जहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। श्रीनगर से अब आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूट सकता है। नेक्स्ट जो स्थल है वो है कर्णवाश्रम। कर्णवाश्रम कहाँ है? तो ये कोटद्वार से लगभग 14 किलोमीटर दूर है कर्णवाश्रम। कर्णवाश्रम हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य बसा हुआ है। हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य बसा हुआ है कर्णवाश्रम। ये किस नदी के तट पर है? तो मालिनी नदी के तट पर है कर्णवाश्रम। और कर्णवाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम जिसमें दुष्यंत और शकुंतला का प्रणय या प्रेम प्रसंग
उससे संबंधित है अभिज्ञान शकुंतलम। और जो ये कर्णवाश्रम है, इससे दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रणय जुड़ा हुआ है, और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर कण्व ऋषि के आश्रम पे शकुंतला रहती थी, और यहीं पर दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र राजा भरत का जन्म भी यहीं पर हुआ था। और कर्णवाश्रम का जो वर्तमान नाम है वो है चौका घाट। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। जबकि जो महाकवि कालिदास है, जिन्होंने कर्णवाश्रम में अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की, महाकवि कालिदास ने कर्णवाश्रम को क्या कहा? किसलय प्रदेश। किसलय प्रदेश। महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि महाकवि कालिदास ने कर्णवाश्रम को किस नाम से मतलब क्या कह के उल्लेखित कर रखा है, किस नाम से उल्लेखित कर रखा है? तो किसलय प्रदेश महाकवि कालिदास ने कर्णवाश्रम को कहा, जबकि कर्णवाश्रम का जो वर्तमान नाम है वो है चौका घाट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों कर्णवाश्रम के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट स्थल आता है यहाँ पे लैंसडाउन। लैंसडाउन, इसका पुराना नाम है कालो डांडा। कालो डांडा कहाँ है? पौड़ी में है, और इसका पुराना नाम कालो डांडा है लैंसडाउन का। लैंसडाउन के इतिहास के बारे में अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो 4 नवंबर 1887 को ब्रिटिश सरकार ने लैंसडाउन में छावनी की स्थापना की थी, और 1890 में कालो डांडा का नाम बदलकर जो वायसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन, उनके नाम पर कालो डांडा का नाम पड़ा लैंसडाउन। लैंसडाउन को पहले कालो डांडा के नाम से जाना जाता था, लेकिन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम से इसका नाम क्या पड़ा? लैंसडाउन पड़ा। और वर्तमान में लैंसडाउन क्या है दोस्तों? गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय। लैंसडाउन में एक स्थल भी है यहाँ पे टिफिन टॉप। टिफिन टॉप कहाँ है? तो ये है आपका लैंसडाउन में। तो कर्णवाश्रम और लैंसडाउन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आगे बढ़ता है। ये अच्छा, ये यहाँ पे आना था, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप फिर भी आपको मैं बता दूं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, देवलगढ़ के बारे में चर्चा करते हैं। देवलगढ़, देवलगढ़ को दोस्तों कांगड़ा के राजा देवल ने बसाया था, तो इसलिए इसका नाम क्या है? देवलगढ़ है। और अजय पाल ने जब अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी चांदपुरगढ़ से, तो सर्वप्रथम उन्होंने श्रीनगर से पहले देवलगढ़ को परमार वंश की राजधानी बनाया था। तो देवलगढ़ को परमार वंश की राजधानी किसने बनाया था? पंवार शासक अजय पाल ने। और देवलगढ़ में अजय पाल ने एक मंदिर की स्थापना की थी, राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना। तो राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ है? ये देवलगढ़ में है, और इस मंदिर की स्थापना परमार शासक अजय पाल द्वारा की गई थी। उसके बाद है खिरसू। खिरसू जो कि पौड़ी जनपद का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है खिरसू। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि खिरसू कहाँ है? तो ये आपका पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन। नेक्स्ट यहाँ पे दुगड्डा। दुगड्डा के इतिहास के बारे में अगर चर्चा करें तो दुगड्डा को पंडित धनीराम मिश्र ने दुगड्डा नगर को बसाया था। पंडित धनीराम मिश्र ने बसाया। दुगड्डा कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो नदी की अगर हम बात करें तो यह है खोह नदी के तट पर, खोह नदी के तट पर। और 1930 में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भी दुगड्डा आए थे पहली बार, और पुनः वो दुगड्डा कब आए थे? 1945 में। तो पंडित नेहरू दुगड्डा कब आए थे? 1930 में, और पुनः ये दुगड्डा आए थे 1945 में। तो राजनीतिक दृष्टि से दुगड्डा का भी एक अपने एक महत्वपूर्ण स्थान है पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख स्थलों में। तो दुगड्डा की स्थापना किसने की? पंडित धनीराम मिश्र ने। और दुगड्डा कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह है खोह नदी के तट पर। तो पौड़ी जनपद के जो भी प्रमुख पर्यटक स्थल या जो भी प्रमुख स्थल थे दोस्तों, वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए हैं। तो मोस्टली अगर प्रश्न पूछे जाते हैं पौड़ी जनपद से तो वो इन्हीं स्थलों से पूछे जाते हैं। अब आगे बात करते हैं पौड़ी जनपद के प्रमुख मंदिरों के बारे में। पहला यहाँ पे कमलेश्वर महादेव मंदिर। ये कहाँ है आपका? तो ये है आपका श्रीनगर गढ़वाल में। श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है कमलेश्वर महादेव मंदिर। दूसरा मंदिर है यहाँ पे कोट महादेव मंदिर। इसको वाल्मीकिश्वर महादेव मंदिर भी कहते हैं, और ये पौड़ी के सीतोनशिव पट्टी में है। सीतोनशिव पट्टी कहाँ है? तो ये सीतोनशिव पट्टी है पौड़ी गढ़वाल में, सीतोनशिव पट्टी। तो पौड़ी गढ़वाल की सीतोनशिव पट्टी में स्थित है वाल्मीकिश्वर महादेव मंदिर, यानी कोट महादेव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि की
तप स्थली थी, तो इसलिए आप नाम यहाँ पे दे सकते हैं वाल्मीकिश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरा मंदिर है वो है दंगलेश्वर महादेव मंदिर। ये आपका सतपुली में है, पौड़ी के सतपुली में स्थित है दंगलेश्वर महादेव मंदिर। एकेश्वर महादेव मंदिर, ये भी आपका सतपुली में है। सतपुली से लगभग 20 किलोमीटर दूर सतपुली में। इस एकेश्वर महादेव मंदिर को दोस्तों स्थानीय भाषा में इगासार महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इगासार महादेव मंदिर। नेक्स्ट है यहाँ पे तारकेश्वर महादेव मंदिर। ये आपका लैंसडाउन में है, लैंसडाउन से लगभग 36 किलोमीटर दूर है। ठीक है। बिनसर महादेव मंदिर, ये आपका कहाँ है, तो ये है थलीसैंण में। थलीसैंण में है बिनसर महादेव मंदिर। उसके बाद है क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद है आदेश्वर महादेव मंदिर और कालेश्वर महादेव मंदिर। ये भी आपके पौड़ी गढ़वाल जनपद में है। नेक्स्ट है राज राजेश्वरी मंदिर। ये महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों, और ये है देवलगढ़ में। देवलगढ़ जिसे कि अजयपाल ने अपने राजधानी बनाया था, परमार वंश की राजधानी बनाया था, लेकिन कुछ ही समय तक यहाँ पे राजधानी रही थी और उसके बाद अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर गढ़वाल ले गया। ठीक है। तो राज राजेश्वरी मंदिर का निर्माण देवलगढ़ में किसने कराया था, तो परमार वंश के शासक अजयपाल ने। और राज राजेश्वरी मंदिर को गढ़वाल के परमार वंश की कुल देवी भी माना जाता है। तो देवलगढ़ में स्थित है राज राजेश्वरी मंदिर। उसके बाद है सिद्धबली मंदिर। ये कोटद्वार पौड़ी राजमार्ग पर स्थित है सिद्धबली मंदिर। नेक्स्ट है ज्वालपा देवी मंदिर। तो ये भी आपका पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग पर स्थित है। प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक ज्वालपा देवी मंदिर। और धारी देवी मंदिर, धारी देवी मंदिर जो कि श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर दूर स्थित है और यह है अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा के तट पर। और अगर हम स्थान की बात करें तो ये किस स्थान पर है, तो यह है कलियासोड़ नामक स्थान पर। कलियासोड़ नामक स्थान पर धारी देवी मंदिर। तो यहाँ पे देखो धारी देवी मंदिर के बारे में अगर आपको डिटेल्स जानना है तो इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। आप सर्च कीजिए धारी देवी मंदिर, भाई जरदारी क्लासेस, सबसे ऊपर आ जाएगी। तो धारी देवी मंदिर के इतिहास के बारे में कंप्लीट जानकारी उसमें दी गई है। तो ये लगभग कुछ महत्वपूर्ण मंदिर जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है दोस्तों, ये मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पौड़ी जनपद के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं, और उसके बाद एक बार हम मैप देखेंगे डिटेल्स में पौड़ी जनपद का। उसमें देखेंगे प्रमुख स्थल, प्रमुख मंदिर और रिवर सिस्टम। वहीं से हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे पौड़ी जनपद के मैप से। तो पहले हम एक बार प्रसिद्ध मेले देख लेते हैं। पहला मेला है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। बैकुंठ चतुर्दशी मेला दोस्तों आयोजित किया जाता है श्रीनगर में, श्रीनगर गढ़वाल में ये आयोजित किया जाता है। और प्रतिवर्ष ये बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है श्रीनगर में। इसका जो प्रथम दिन, ये शुरुआत कहाँ से होती है, कमलेश्वर मंदिर से। कमलेश्वर मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जो दंपति जिनकी संतान नहीं होती है, तो दंपति यहाँ पे रात भर हाथ में दिया लिए संतान प्राप्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं कमलेश्वर मंदिर में, जिस दिन बैकुंठ चतुर्दशी मेले की शुरुआत होती है। इस मंदिर में ऐसा माना जाता है कमलेश्वर मंदिर में कि यहाँ पर भगवान राम ने रावण को मारने के बाद पूजा भी की थी भगवान शिव की। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला ये श्रीनगर गढ़वाल का एक प्रसिद्ध मेला है। दूसरा है गिंदी मेला, या इसको गेंदी मेला भी कहते हैं। ये मेला मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक में आयोजित किया जाता है। और इस मेले में क्या होता है, जैसे नाम से ही गिंदी मेला या गेंदी मेला, तो गेंद के लिए छीना झपटी होती है, एक प्रकार का ये खेल का आयोजन किया जाता है गिंदी मेला। ठीक है। तो ये लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक में, यमकेश्वर ब्लॉक में। उसके बाद है दनगल मेला। दनगल मेला ये सतपुली के पास जो दनगल का शिव मंदिर है वहां पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को आयोजित किया जाता है सतपुली में। उसके बाद है मनसार मेला या मंसार मेला। ये पौड़ी जनपद के सीतोनशिव पट्टी में आयोजित किया जाता है। सीतोनशिव पट्टी में लगता है मनसार मेला या मंसार मेला। उसके बाद है यहाँ पे सिद्धबली मेला। तो ये भी कोटद्वार में लगता है,
खो नदी के तट पर। बूंगखाल मेला ये पौड़ी गढ़वाल जनपद के थलीसैंण में आयोजित किया जाता है, थलीसैंण विकास खंड के बूंगखाल में। उसके बाद नीलकंठ मेला, क्योंकालेश्वर मेला, ज्वालपा धाम मेला और एकेश्वर मेला। तो यहाँ पे जिस प्रकार से मंदिर हैं उन मंदिरों में जो जो मेले आयोजित किए जाते हैं, तो उस प्रकार यहाँ पे ये मेले भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे अभी तक दोस्तों हमने चर्चा की पौड़ी जनपद के प्रमुख स्थलों के बारे में, प्रमुख मंदिरों के बारे में और प्रसिद्ध मेलों के बारे में। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बार यहाँ पे मैप देख लेते हैं और मैप के माध्यम से ही मैं आपको रिवर सिस्टम भी बताने वाला हूँ। एक बार अगर आप मैप के माध्यम से समझ गए तो उसके बाद आपको पीडीएफ के माध्यम से भी समझाऊंगा। एक बार पूरा आप यहाँ पे मैप देख लीजिए कि किस प्रकार जो पौड़ी जनपद का मैप है वो किस प्रकार है, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पे जूम करने वाला हूँ। इसको जूम करने से काफी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। अब यहाँ पे पहले एक बार प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये पौड़ी गढ़वाल हो गया और पौड़ी में देखो यहाँ पे सीमा मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ये चमोली है, ये अल्मोड़ा से सीमा बना रहा है, नैनीताल से सीमा बना रहा है, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। तो लगभग 7 जनपदों से पौड़ी गढ़वाल सीमा बना रहा है। अब यहाँ पे इसके प्रमुख स्थलों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पे देखो खिरसू, श्रीनगर से ऊपर है यहाँ पे खिरसू, ये श्रीनगर गढ़वाल है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि श्रीनगर के पार का जो क्षेत्र है चौरास क्षेत्र है, चौरास, और ये आता है आपका टिहरी में। और श्रीनगर किस नदी के तट पर है, तो अलकनंदा नदी के तट पर, ये अलकनंदा नदी है यहाँ पे। श्रीनगर के ऊपर अगर आप जाओगे तो श्रीनगर से काफी ऊपर है लगभग खिरसू, प्रसिद्ध हिल स्टेशन खिरसू, ठीक है। यहाँ पे ये सीतोनसी पट्टी है, ये पौड़ी है, पौड़ी गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी शहर। उसके बाद यहाँ पे देखें आप, ये थलीसैंण है और थलीसैंण में है बिनसर महादेव मंदिर। ये चौबट्टा खाल है यहाँ पे ये दूधातली श्रेणी पर्वत है, दूधातली श्रेणी जो कि कहाँ फैली हुई है, चमोली में भी फैली हुई है, अल्मोड़ा में फैली हुई है और पौड़ी गढ़वाल में भी फैली हुई है। इस प्रकार से ये तोली श्रेणी है और यहीं से निकलती है आपकी पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। अभी हम सिर्फ स्थलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे नीलकंठ महादेव मंदिर है, ये स्वर्गाश्रम है, स्वर्गाश्रम, और यहाँ से यहाँ पे मुनि की रेती है। तो स्वर्गाश्रम और मुनि की रेती के मध्य एक पुल है, जानकी सेतु पुल। इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था जब मैंने आपको टिहरी के बारे में बताया था। जानकी सेतु पुल स्वर्गाश्रम, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी की मुनि की रेती के मध्य स्थित है। और ये किस नदी पर है, तो ये है गंगा नदी पर। यहाँ पे पटना जलप्रपात है ऋषिकेश में, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद के क्षेत्र में आता है। ये यमकेश्वर है दोस्तों। यहाँ पे देखिए है कर्णवाश्रम, और कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर है, तो मालिनी नदी के तट पर। ये देखो यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। तो कर्णवाश्रम आप देख रहे होंगे, ये कर्णवाश्रम है जो कि मालिनी नदी के तट पर है। ये कोटद्वार और दुगड्डा का क्षेत्र है, यहाँ पे सिद्धबली मंदिर है, और कोटद्वार और दुगड्डा ये भी आपके खोह नदी के तट पर है, इसलिए कोटद्वार को खोह द्वार भी कहा जाता है। और जो दुगड्डा है वो भी खोह नदी के तट पर बसा हुआ है, जबकि कर्णवाश्रम मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये लैंसडाउन है जिसे कालो डांडा भी कहा जाता था। तो यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल लगभग हो चुके हैं, नीचे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे कालागढ़ नामक स्थान है, और यहाँ पे है कालागढ़ बांध परियोजना जो कि रामगंगा नदी पर बनी हुई है। ये बीरो खाल क्षेत्र यहाँ पे, ठीक है, पूर्वी नयार नदी के तट पर। यहाँ पे दंगलेश्वर महादेव मंदिर है, ये सतपुली का क्षेत्र है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे प्रसिद्ध क्षेत्र और प्रसिद्ध मंदिर मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे रिवर सिस्टम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद रिवर सिस्टम के बारे में हम पीडीएफ के माध्यम से चर्चा करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण स्थल थे वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। बाकी ये फुल एचडी में ये मैप है, अगर आपको ये मैप चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो पौड़ी जनपद के डिटेल्स नोट्स वाली पीडीएफ है, और साथ ही साथ उसमें सभी 13 जनपदों के डिटेल्स नोट्स भी दिए गए हैं विद एमसीक्यू, विद प्रत्येक जनपद का मैप इस प्रकार से वहां पे दिया गया है। तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कीजिए jardhari-classes.in। रिवर सिस्टम में अगर देखें तो पौड़ी जनपद में मुख्यतः 2 नदियां बहती हैं। नयार नदी जो कि 2 नदियों के रूप में पहले बहती है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। नयार नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार।
तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं पूर्वी नयार। ये है यहाँ पे पूर्वी नयार, पूर्वी नयार नदी इस प्रकार से। और जो ये पूर्वी नयार नदी है इसका उद्गम होता है दूधातोली श्रेणी की जखमौलीधार श्रेणी से। दूधातोली जो पर्वत श्रृंखला है, जो ये पर्वत श्रेणी है, इसकी एक श्रेणी है जखमौलीधार श्रेणी, जहां से पूर्वी नयार नदी का उद्गम हो रहा है। पूर्वी नयार नदी आगे बढ़ती है और पहुंच जाती है सतपुली। सतपुली में यहां पर इसके साथ कौन सी नदी संगम करती है? पश्चिमी नयार नदी। अब देखो यहाँ पे पूर्वी नयार नदी पर बीरोखाल नामक स्थान पर यहाँ पे एक परियोजना भी है जिसका नाम है दुनाव परियोजना। यहाँ पर, ठीक है, ये बीरोखाल आप देख रहे होंगे एक बार इसको। यहाँ पे ये जो बीरोखाल है, यहाँ पर दोस्तों कौन सी परियोजना है पूर्वी नयार नदी पर? तो उसका नाम है दुनाव परियोजना, ठीक है। अब पश्चिमी नयार को देख लीजिए आप। तो पश्चिमी नयार जो कि दूधातोली श्रेणी की उत्तर पश्चिमी ढाल से ये निकलती है और इस प्रकार ये आगे बढ़ती है पश्चिमी नयार नदी। पश्चिमी नयार का और पूर्वी नयार का जो संगम होता है वो होता है सतपुली में, ठीक है। फिर सतपुली से आगे बढ़ती है और अब ये कहलाएगी नयार नदी, क्योंकि पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का संगम हो चुका है। तो अब ये कहलाएगी नयार नदी और ये आगे बढ़ेगी और पहुंच जाएगी ब्यास घाट में। तो ब्यास घाट में ये किसके साथ संगम करेगी? ये करेगी ब्यास घाट में संगम अलकनंदा के साथ, गंगा के साथ, ठीक है। अब ये गंगा नदी, क्योंकि देवप्रयाग में ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम यहाँ पे हो चुका है टिहरी के देवप्रयाग में। तो यहाँ से ये गंगा नदी आ रही है और ब्यास घाट में गंगा नदी और नयार नदी का क्या होगा? संगम हो जाएगा। और फिर ब्यास घाट से गंगा नदी आगे बढ़ती हुई कहाँ जाएगी? फिर ये ऋषिकेश पौड़ी की सीमा बनाते हुए स्वर्गाश्रम होते हुए, स्वर्गाश्रम में यहाँ पे कौन सा पुल है? तो जानकी सेतु पुल, मुनि की धोती और स्वर्गाश्रम के मध्य। और फिर इस प्रकार से यहाँ पे देखो चीला परियोजना है गंगा नदी पर पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। और फिर ये आगे बढ़ जाएगी। तो ये कंप्लीट यहाँ पे मैप हो गया किसका? नयार नदी का, किस प्रकार वो संगम कर रही है गंगा नदी से और कौन कौन सी इनमें परियोजनाएं स्थित हैं। जो पटना जलप्रपात है वो गंगा नदी के तट पर ही स्थित है। उसके बाद यहाँ पे बात करें अगर पश्चिमी रामगंगा नदी की, तो जो पश्चिमी रामगंगा नदी है दोस्तों, ये कहाँ से इसका उद्गम हो रहा है? इसका उद्गम भी दूधातोली श्रेणी से हो रहा है। ये है यहाँ पे पश्चिमी रामगंगा नदी, ठीक है। ये इस प्रकार से आ रही है और ये कालागढ़ नामक जो स्थान है, यहाँ से ये राज्य से बाहर निकल जाती है यहाँ से। और इस पश्चिमी रामगंगा पर दोस्तों क्या है? एक बांध है और इस बांध का नाम है कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये है रामगंगा नदी पर, यानी जो पश्चिमी रामगंगा नदी पर है। और पश्चिमी रामगंगा नदी, ये इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम भी दूधातोली श्रेणी से होता है। और पश्चिमी रामगंगा जो कि पौड़ी से बाहर कहाँ से निकलती है? कालागढ़ नामक स्थान से। और कालागढ़ में एक परियोजना पश्चिमी रामगंगा पर है, कालागढ़ बांध परियोजना, ये रामगंगा पर है। उसके बाद मालिनी नदी, ये यहाँ पे कण्वाश्रम के निकट से बहती हुई और इस प्रकार ये राज्य के बाहर निकल जाती है उत्तर प्रदेश में। खोह नदी, तो खोह नदी कहाँ से आ रही है? खोह नदी प्रारंभ में दो नदियों लंगूरगाड़ और सिलगाड़ से मिलकर बनती है और ये दोनों नदी दुगड्डा में संगम करती है और दुगड्डा से आगे इस नदी को कहा जाता है खोह नदी। तो दुगड्डा खोह नदी के तट पर बसा हुआ है और फिर ये खोह नदी आगे बढ़ती है कोटद्वार के निकट से बहती हुई और फिर ये उत्तर प्रदेश के धामपुर में पश्चिमी रामगंगा से संगम करती है। पश्चिमी रामगंगा से संगम करेगी खोह नदी, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रमुख परियोजनाओं के बारे में, ठीक है। रिवर सिस्टम मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पे दोस्तों समझा दिया है मैप के माध्यम से। एक बार पीडीएफ के माध्यम से देखें। नयार नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार, इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? तो इन दोनों का संगम होता है दोस्तों सतपुली में, सतपुली में। और सतपुली से आगे ये नयार नदी के नाम से जान जाती है। फिर नयार नदी गंगा से कहाँ पर संगम करती है? ब्यास घाट में। ब्यास घाट में ये गंगा नदी से संगम करती है। दूसरी जो नदी है वो है पश्चिमी रामगंगा, जो कि दूधातोली श्रेणी से निकलती है और कालागढ़ नामक स्थान पर ये राज्य से बाहर निकल जाती है और इस पर एक परियोजना भी है जिसका नाम है कालागढ़ बांध परियोजना। तीसरी है मालिनी नदी, जो कि कण्वाश्रम के निकट से बहती है। और खोह नदी जो कि दुगड्डा से होते हुए कोटद्वार से होते हुए फिर ये उत्तर प्रदेश के धामपुर में किसे संगम करेगी? पश्चिमी रामगंगा से।
तो ये तो रिवर सिस्टम हो गया, मैप के माध्यम से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब बात करते हैं पौड़ी जनपद की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। तो चीला परियोजना मैंने मैप में बताया था आपको, गंगा नदी पर है। ये है यहाँ पे चीला परियोजना, ये गंगा नदी है और यहाँ पे चीला परियोजना है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना वो है अलकनंदा नदी पर। जो श्रीनगर का ये है यहाँ पे, ये अलकनंदा नदी आ रही है, तो यहाँ पर श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है अलकनंदा नदी पर। उत्यांशु बांध परियोजना ये भी अलकनंदा पर है। कालागढ़ बांध परियोजना पश्चिमी रामगंगा पर है। दुजाऊ परियोजना है पश्चिमी नयार पर, जबकि दुनाव परियोजना है पूर्वी नयार पर। तो ये 6 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। महत्वपूर्ण है सभी के सभी, आपको डिटेल्स में मैंने आपको बता दी है कौन सी परियोजना किस नदी पर है। जलप्रपात की अगर बात करें दोस्तों, जलप्रपात तो कौन कौन से जलप्रपात हैं? एक तो पटना जलप्रपात है, ठीक है। अब पटना जलप्रपात आपको कई जगह दिखेगा, ये कहां पर है? ये आपको ऋषिकेश में दिखेगा। तो अगर ऋषिकेश आता है ऑप्शन तब तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पटना जलप्रपात ऋषिकेश में है। लेकिन अगर जनपद पूछा गया है तो ऋषिकेश जो क्षेत्र है दोस्तों वो 3 जनपदों में आता है। ऋषिकेश का कुछ क्षेत्र देहरादून में आता है, कुछ क्षेत्र टिहरी में आता है और कुछ क्षेत्र आता है पौड़ी में। तो जो ये पटना जलप्रपात है, अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बिल्कुल गंगा नदी के इस ओर है। तो ये जो गंगा नदी का ये वाला क्षेत्र है, ये बायां क्षेत्र, ये क्षेत्र है पौड़ी का, और यही इसी बाएं गंगा नदी के बाईं ओर है पटना जलप्रपात, यानी ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है पटना जलप्रपात, ये है यहाँ पर, ठीक है। ये इस प्रकार से पूरा आपको देखने को मिल जाएगा मैप में। कुंड की बात करें तो एकमात्र कुंड है जो पौड़ी में वो है ताराकुंड। ताराकुंड कहाँ है? ये पौड़ी गढ़वाल में है। और पटना जलप्रपात कहाँ है? तो पौड़ी गढ़वाल में है, ऋषिकेश में, ठीक है। वन्यजीव विहार की बात करें तो सोना नदी वन्यजीव विहार है पौड़ी में, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में और ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर और यहाँ पर जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं हाथी, शेर, गुलदार, सांभर, सियार, अजगर और हॉर्नबिल, ये कुछ प्रमुख वन्यजीव पाए जाते हैं सोना नदी वन्यजीव विहार में। सोना नदी वन्यजीव विहार 1987 में इसकी स्थापना होती है और ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल में स्थित प्रमुख संस्थानों के बारे में। तो पहला जो संस्थान यहाँ पे वो है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय। ये है आपका भरसाड़ पौड़ी में और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्यानिक वानिकी विश्वविद्यालय 2011 में स्थापित है और ये स्थित है भरसाड़ पौड़ी में। दूसरा है हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना होती है 1973 में। 1973 में जब इसकी स्थापना होती है, लेकिन फिर 1989 में इसका नाम रखा जाता है गढ़वाल विश्वविद्यालय से इसका नाम परिवर्तित करके रखा जाता है हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। फिर 2009 में गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा भी दिया गया था। इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3 कैंपस हैं। एक है बिरला कैंपस, ये श्रीनगर में है, बिरला कैंपस ये है श्रीनगर में। उसके बाद है बीजीआर कैंपस, ये कहाँ है? ये पौड़ी में है। और एसआरटी स्वामी राम तीर्थ कैंपस ये है आपका टिहरी में, टिहरी गढ़वाल, ये पौड़ी गढ़वाल में और ये है आपका श्रीनगर में जहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो हेमंती नंदन बहुगुणा जिसकी स्थापना 1973 में होती है और ये 2009 में से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। उसके बाद है गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, ये घोड़दौड़ी पौड़ी में है। नेक्स्ट है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, ये आपका श्रीनगर गढ़वाल में है। उसके बाद है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी श्रीनगर गढ़वाल के सुमाड़ी में स्थित है जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। नेक्स्ट है हायर एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर यानी HAPPRC, इसकी स्थापना 1979 में की गई थी श्रीनगर गढ़वाल में। और इसका उद्देश्य क्या है? जैसे नाम से ये हायर एल्टीट्यूड प्लांट यानी जो उच्च स्थलीय पौधे हैं, ऊंचाई पर पाए जाने वाले पौधों में उनके अनुकूलन के आधार पर रिसर्च करना और जो लुप्त प्राय प्रजाति है जो कि उच्च स्थलीय पौधे हैं, जो लुप्त प्राय पौधे हैं
उनको संरक्षित करना। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान, ये भी आपका कहाँ है, श्रीनगर गढ़वाल में। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको संग्रहालय बताता हूँ कि संग्रहालय कौन कौन से हैं पौड़ी गढ़वाल जनपद में। एक है मोलाराम चित्र संग्रहालय, मोलाराम चित्र संग्रहालय, ये भी आपका पौड़ी गढ़वाल में है। दूसरा है दरबान सिंह संग्रहालय, दरबान सिंह संग्रहालय। और तीसरा जो संग्रहालय है वो है हेमंती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय, यानी HNB, हेमंती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय। ये बुघानी पौड़ी गढ़वाल में है, ठीक है, बुघानी पौड़ी गढ़वाल में। मोलाराम चित्र संग्रहालय ये आपका श्रीनगर में है। और जो दरबान सिंह संग्रहालय ये आपका लैंसडाउन में है। जबकि जो HNB राजकीय संग्रहालय ये आपका बुघानी पौड़ी गढ़वाल में है। तो प्रमुख संग्रहालय और प्रमुख संस्थान जो भी थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नाम आता है चंद्र सिंह गढ़वाली जी का। चंद्र सिंह गढ़वाली, इनका जन्म होता है 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी गढ़वाल में। इनके पिता का नाम था जलोत सिंह भंडारी। चंद्र सिंह गढ़वाली जो कि 1914 में सेना में भर्ती होते हैं। उस समय ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था, तो ब्रिटिश सेना में ये भर्ती हो जाते हैं 1914 में। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्हें फ्रांस भेजा जाता है और वहां पर ये युद्ध करने जाते हैं। और 1917 में ये वीरचंद सिंह गढ़वाली जी अंग्रेजों की ओर से मेसापोटामिया युद्ध में भाग लेते हैं। कब लेते हैं? 1917 में। उसके बाद 1918 में ये बगदाद की लड़ाई में भाग लेते हैं। और इनकी लाइफ की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को, जो कि ब्रिटिश सेना के एक सिपाही थे। लेकिन 23 अप्रैल 1930 को एक घटना घटती है जिसे पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या था इस घटना में? इस घटना में जो निहत्थे अफगान थे, अफगान पठान, वो यहाँ पे क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो इनके जो कैप्टन थे रिकेट उस समय, तो इन्होंने वीरचंद सिंह गढ़वाली और जो इनकी मतलब बटालियन थी उसको गोली चलाने का आदेश दे दिया। लेकिन वीरचंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद होता क्या है, क्योंकि सेना का अगर आदेश कोई नहीं मानता है तो क्या होता है आप सभी जानते हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इनकी केस की पैरवी किसके द्वारा की गई थी? तो ये नाम महत्वपूर्ण है, बैरिस्टर मुकंदी लाल। ये उत्तराखंड के ही हैं। बैरिस्टर मुकंदी लाल जी ने इनकी केस की पैरवी भी की थी। किसके केस की? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी की। उसके बाद 1930 में पेशावर कांड के बाद इन्हें 14 साल की कारावास के लिए एबटाबाद जेल भेजा जाता है और 26 सितंबर 1941 को 11 साल 63 माह 18 दिन की सजा पूरी करने के बाद इन्हें रिहा कर दिया जाता है। 1979 में दोस्तों वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी का निधन हो जाता है। लेकिन इनकी लाइफ की जो एक महत्वपूर्ण घटना थी पेशावर कांड, ये सदा के लिए याद रखी जाती है। और ये घटना 23 अप्रैल 1930 को हुई थी। तो इस घटना से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड से प्रभावित होकर 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की भी घोषणा की थी संपूर्ण देश में। और 23 अप्रैल को चंद्र सिंह गढ़वाली जी की स्मृति में क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 23 अप्रैल 1994 के दोस्तों इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। डाक टिकट इनके नाम पर कब जारी हुआ? 23 अप्रैल 1994 को। तो यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए किस पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ। तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी पर डाक टिकट जारी हो चुका है 23 अप्रैल 1994 को। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आप नोट कर सकते हैं इनसे संबंधित। 1 जून 2002 को वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई उत्तराखंड सरकार द्वारा। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002 को शुरू की गई।
तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। डाक टिकट महत्वपूर्ण है, नोट करना है आपको। पेशावर कांड नामक घटना, और 1 जून 2002 को जो कि एक योजना लागू की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेमंती नंदन बहुगुणा जी के बारे में। हेमंती नंदन बहुगुणा, इनका जन्म 25 अप्रैल 1919 को बुधानी गांव पौड़ी गढ़वाल में होता है और इनका निधन हुआ 17 मार्च 1989 को अमेरिका में। इनके पिता का नाम था रेवती नंदन और इनकी माता का नाम था दीपा देवी। हेमंती नंदन बहुगुणा, इनको दोस्तों एक प्रखर राजनेता के रूप में आज भी याद रखा जाता है। 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में ये जुड़ गए थे और 1952 में सर्वप्रथम इन्हें विधानसभा सदस्य निर्वाचित किया जाता है। तो विधानसभा सदस्य सर्वप्रथम 1952 में निर्वाचित हुए थे। उसके बाद 8 नवंबर 1973 को ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और इनकी ही देन है गढ़वाल विश्वविद्यालय। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम क्या है, हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय है। उसके बाद 1977 में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में पेट्रोलियम, रसायन व उर्वरक मंत्री भी रह चुके हैं 1977 में। उसके बाद यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में 1977 की ये बात है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से इन्होंने बगावत की थी, ठीक है, और इन्होंने अलग से एक नई पार्टी का निर्माण किया था। पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी। इसका निर्माण किसने कराया था, किसने किया था, हेमंती नंदन बहुगुणा जी ने। 1979 में ये केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे थे और 1984 में ये लोकदल की उम्मीदवार के रूप में इन्होंने अमिताभ बच्चन के विरुद्ध इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में दोस्तों लगभग ये 1,87,000 वोट से पराजित हो जाते हैं, यानी चुनाव हार जाते हैं अमिताभ बच्चन के सामने। अमिताभ बच्चन ने उस समय एकमात्र चुनाव लड़ा था शायद लाइफ में, और वो हेमंती नंदन बहुगुणा जो कि एक प्रखर राजनेता थे, उनके विरुद्ध अमिताभ बच्चन ने ये चुनाव लड़ा था। इसमें अमिताभ बच्चन जीत जाते हैं, हेमंती नंदन बहुगुणा जो कि 1,87,000 वोट से चुनाव हार जाते हैं। अमिताभ बच्चन ये कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ रहे थे, जबकि जो हेमंती नंदन बहुगुणा थे पहले ये कांग्रेसी हुआ करते, बाद में इन्होंने लोकदल की सीट से या लोकदल की उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद 17 मार्च 1989 में अमेरिका में इनका निधन हो जाता है लंबी सर्जरी के बाद। और इनका जैसे ही निधन होता है 1989 में, तो मार्च में इनका निधन हुआ और अप्रैल 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम रखा जाता है हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। तो ये थे हेमंती नंदन बहुगुणा जो एक प्रखर राजनेता थे उत्तराखंड के पौड़ी के। उसके बाद यहाँ पे तीलू रोतेली जिन्हें तिलोत्तमा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 8 अगस्त 1661 को हुआ था गुराड़ गांव पौड़ी गढ़वाल में। इनके पिता का नाम भूप सिंह था और माता का नाम था मृणावती रानी और इनके भाई का नाम था भक्तू और पतवा। तीलू रोतेली जो कि ऐसा माना जाता है कि मात्र 15-20 वर्ष की आयु में लगातार 7 युद्ध लड़ने वाली एकमात्र वीरांगना होगी तीलू रोतेली। तीलू रोतेली के जो पिता थे भूप सिंह, वो गढ़वाल शासक के एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय पात्र थे, महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करते थे। तो क्या होता है कि गढ़वाल पर उस समय कत्यूरी शासक द्वारा आक्रमण किया जाता है और कत्यूरी शासकों द्वारा खैरागढ़ किले पर अधिकार किया जाता है। ये किला गढ़वाल की सीमा के अंतर्गत आता था, खैरागढ़ किला, ठीक है। किले का नाम क्या है, खैरागढ़ किला। ये किला आता था गढ़वाल शासक के अधीन। तो गढ़वाल नरेश ने तीलू रोतेली के पिता भूप सिंह को खैरागढ़ किले की जिम्मेदारी सौंपी। अब इस युद्ध में क्या होता है कि तीलू रोतेली के पिता और उसके दोनों भाई भक्तू और पतवा इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। तीलू रोतेली ने अपने पिता और भाइयों की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए कत्यूरियों से संघर्ष किया और लगातार 7 युद्ध लड़े थे कत्यूरियों के खिलाफ और अपनी सीमा से कत्यूरियों को यहाँ पर पराजित किया था, कत्यूरियों को यहाँ से भगाया था गढ़वाल की सीमा से। तो इस प्रकार तीलू रोतेली जो कि एक वीरांगना है, इन्हें गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई इन्हें ऐसे नहीं कहा जाता क्योंकि मात्र 15-20 वर्ष की अवस्था में इन्होंने
कत्यूरियों को पराजित किया था। तो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहा जाता है तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? तो बिंदुली था। तीलू रौतेली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की गई 2006 से, और आज भी जो महिलाएं कोई विशेष क्षेत्र में विशेष महत्वपूर्ण योगदान देती हैं तो उन्हें ये तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उसके बाद तीलू रौतेली विशेष पेंशन योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2014 से। तो ये 2 महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो ये यहाँ पे दोस्तों आपको इस प्रकार से नोट करने हैं। प्रत्येक टॉपिक दोस्तों मैं आपको काफी डिटेल्स में यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कहीं से भी आपका प्रश्न ना छूटे, इसलिए सभी टॉपिक में यहाँ पे इकट्ठा करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। इसके डिटेल्स नोट्स इस प्रकार से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टिंचरी माई, जिन्हें इच्छागिरी माई के नाम से भी जाना जाता है, और इनका वास्तविक नाम है दीपा नोटियाल। इनका जन्म 1917 में मंजूर गांव थलीसैण पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इन्होंने उत्तराखंड में पाखंडी साधु और बाबों के खिलाफ मोर्चा खोला था और उत्तराखंड में नशा मुक्ति आंदोलन चलाया था, और इनका निधन हुआ था 17 जून 1993 को। तो टिंचरी माई किसे कहा जाता है या इच्छागिरी माई किसे कहा जाता है? तो दीपा नोटियाल इनका वास्तविक नाम था, और इन्हें टिंचरी माई या इच्छागिरी माई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है अनिल प्रकाश जोशी जी। ये एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और समाज सेवी है, और इनका जन्म स्थान है पौड़ी जनपद का कोटद्वार में इनका जन्म हुआ है। अनिल प्रकाश जोशी जो कि हेस्को के संस्थापक है, और हेस्को की स्थापना इन्होंने की 1979 में। वर्ष 2006 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया, जबकि वर्ष 2020 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है, एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और समाज सेवी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हर्षवंती बिष्ट। हर्षवंती बिष्ट का जन्म पौड़ी गढ़वाल के बीरोखार में हुआ। हर्षवंती बिष्ट का एक पर्वतारोही है। 1981 में इन्होंने नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किया था। 1981 में नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण, और 1981 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1984 में ये एवरेस्ट दल की सदस्य भी रह चुकी हैं, और हाल ही में इन्हें यानी डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को IMF है, ठीक है, IMF की पहली महिला अध्यक्ष भी चुना गया है। IMF यानी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, तो इसकी इन्हें पहली महिला अध्यक्ष भी चुना गया है। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जी को। ये एक पर्वतारोही है और इनका संबंध है पौड़ी गढ़वाल से। तो प्रमुख व्यक्ति मैंने सभी आपको यहाँ पे बता दिए हैं, काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं पौड़ी गढ़वाल से। उसके बाद बात करते हैं समसामयिक घटनाओं के बारे में। समसामयिक घटनाएं अगर हम देखें पौड़ी गढ़वाल की, पहला पॉइंट है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित? तो हाल ही में 2020 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले इन्हें 1999 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2002 में दोस्तों इन्हें मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जबकि 2006 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये हेस्को के संस्थापक हैं। हेस्को की फुल फॉर्म है हिमालयी इन्वायरमेंट स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेस्को। तो हेस्को के संस्थापक कौन है? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, जिन्हें वर्ष 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी ऋतु खंडूड़ी। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी? ऋतु खंडूड़ी। ऋतु खंडूड़ी ये पौड़ी गढ़वाल के राधा वल्लभपुरम गांव की हैं, और इनके पिता का नाम है भुवन चंद्र खंडूड़ी। तो ऋतु खंडूड़ी जो कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी नियुक्त की गई है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है उत्तराखंड का नवा नगर निगम बना श्रीनगर गढ़वाल। कब बना? तो 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर को उत्तराखंड का नवा नगर निगम बनाया गया। इसमें लगभग दोस्तों 21 क्षेत्रों को शामिल किया गया। अब अगर आपको बताऊं कि उत्तराखंड के 9 नगर निगम कौन कौन से हैं। पहला है देहरादून, पहला नगर निगम। दूसरा है हल्द्वानी और तीसरा है यहां पे हरिद्वार। चौथा हो जाएगा रुद्रपुर। पांचवा नगर निगम है काशीपुर और छठा नगर निगम हो जाएगा रुड़की। 6 हो गए। उसके बाद 7वां है ऋषिकेश और 8वां है यहाँ पे कोटद्वार और 9वां नगर निगम हो गया श्रीनगर। तो ये कुल 9 नगर निगम है उत्तराखंड के। देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर। और श्रीनगर गढ़वाल को 31 दिसंबर 2021 को नवे नगर निगम के रूप में मान्यता दी गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं थी करंट अफेयर्स के पॉइंट से पौड़ी जनपद से संबंधित। अब यहाँ पे अंतिम जो पॉइंट है आज के टॉपिक का, आज के यानी पौड़ी जनपद का, तो वो है प्रशासनिक ढांचा। लोकसभा क्षेत्र है पौड़ी गढ़वाल। विधानसभा सीटें हैं 6, जिनमें से जो पौड़ी गढ़वाल विधानसभा सीट है ये SC हेतु आरक्षित है। दूसरी है श्रीनगर, तीसरी है यमकेश्वर, चौथी है लैंसडाउन, 5वीं है कोटद्वार और छठी है चौबट्टा खाल। तो 6 विधानसभा सीटें हैं पौड़ी गढ़वाल में। विकास खंड है पौड़ी के 15 विकास खंड। पौड़ी, खिरसू, कोट, पाबो, कज्जी खाल, जहरी खाल, नैनी डांडा, द्वारी खाल, रेखणी खाल, बोरो खाल, एकेश्वर, थलीसैण, पोखरा, दुगड्डा और यमकेश्वर। और तहसील हैं 12। कौन कौन सी है? पौड़ी है, कोटद्वार, लैंसडाउन, श्रीनगर है, थलीसैण, सतपुली, धुमाकोट, चौबट्टा खाल, यमकेश्वर, बोरीखाल तहसील, चाकीसैण तहसील और जाखनी खाल। ये 12 तहसीलें हैं। जनसंख्या की बात करें तो 6,87,271 2011 के अनुसार। पुरुष जनसंख्या है 3,26,829 और महिला जनसंख्या है 3,60,442। जनघनत्व है 129 और लिंगानुपात है 1103। साक्षरता दर है 82.02%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर है 92.71%, जबकि महिला साक्षरता दर है 72.6%। तो ये इस प्रकार दोस्तों पौड़ी जनपद कंप्लीट हो चुका है। और पौड़ी जनपद के डिटेल्स नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां पर लिंक दिया गया है। उस लिंक से आप क्लिक करके आप जाएंगे jardhani-classes.in नामक वेबसाइट पर और वहां पर आपको पौड़ी गढ़वाल के डिटेल्स नोट्स, क्योंकि जो वो कंप्लीट नोट्स दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज के, उसमें आपको पौड़ी के भी नोट्स मिल जाएंगे। तो उस ई बुक आप लीजिए और लेक्चर देखने के बाद एक बार जरूर 2 या 3 बार रिवाइज करें। काफी कुछ दोस्तों आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।